Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. डियर स्टूडेंट, आज हम हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ये हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 5 है, लेकिन उससे पहले हम ब्लड के हवाले से जो बेसिक नॉलेज है उसको डिस्कस करेंगे। तो हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो हम डिज़ीज़ पढ़ेंगे उसमें एनीमिया के हवाले से डिज़ीज़ होंगे, उसके मैनिफेस्टेशन और इसके मेकेनिज़म ऑफ फॉलोइंग एनीमिया वगैरह के जो डिफरेंट टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। हीमोलाइटिक डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो गए, हॉकिंग डिज़ीज़, नॉन हॉकिंग डिज़ीज़, इसके अलावा इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डायग्नोस्टिक मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस पार्ट में जो हम कवर करने वाले टॉपिक है वो ब्लड है। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड को डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ़्लो करता है, और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी जो है यानी कि इंसान ब्लड के बग़ैर सर्वाइव नहीं कर सकता। ब्लड को जो है हार्ट पंप करता है, और इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के ज़रिए, जिसे हम आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज कहते हैं, उसके ज़रिए हमारे पूरी बॉडी में फैलते हैं। और ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसके अलावा तमाम के तमाम बॉडी के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो ब्लड के ज़रिए ही हमारी बॉडी को मिलते हैं। इसके अलावा वेस्ट को रिमूव करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ये तमाम प्रोसेस जो है ये ब्लड के ज़रिए होते हैं। ब्लड जो है प्रोटीन के कैरियर के तौर पे काम करते हैं, प्लेटलेट्स के तौर पे काम करते हैं, और इसके अलावा ब्लड के स्पेशल सेल होते हैं जो वो भी ब्लड के अंदर ही फ्लो करते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, और जो एंटीजन होते हैं यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ, उसके ख़िलाफ़ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ब्लड जो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है और फ्लूइड के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो है फ़्लो करता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ के तौर पे काम करते हैं बोन्स, और इसके अलावा बोन्स में पाए जाते हैं, बोन्स में बनते भी हैं, और इसके अलावा सॉलिड पार्ट भी जो है ये हमारे दांतों में भी पाए जाते हैं। और कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में भी ये पाए जाते हैं सेमी सॉलिड की शक्ल में, और ब्लड के अंदर जो मौजूद होते हैं उसे हम लिक्विड पार्ट कहते हैं। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो रेड पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स रेड कलर होता है इसका, तमाम बॉडी फ्लूइड में ये रेड कलर होता है, और इसकी जो पीएच होती है वो 7.3 से लेकर 7.4 होती है। और इसके अलावा ये स्लाइटली विस्कस फ्लूइड होता है, इंतहाई गाढ़ा भी नहीं होता, बिल्कुल स्लाइटली होता है। और टोटल नंबर ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 70 kg के जो हेल्थी मेल होता है उसमें तकरीबन 5006 ml यानी कि 5.1 ml जो है 5.5 ml जो है ब्लड मौजूद होता है, 5.5 लीटर ब्लड मौजूद होता है। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ब्लड जो है ये रेड पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, और इसकी पीच की बात करें तो पीच 7.3 से लेकर 7.4 तक होती है, और ये स्लाइटली विस्कस फ्लूइड होता है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता। और ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक जो एडल्ट मेल होता है उसके वेट अगर 70 kg होता है तो उस पर 5600 ml जो है ब्लड मौजूद होता है, यानी कि 5 लीटर और 600 ml ब्लड उनमें मौजूद होता है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में एडल्ट मेल के मुकाबले में कम होता है। फीमेल में जो है 4.5 लीटर मौजूद होता है, यानी कि 4500 ml ब्लड जो है मौजूद होता है। ब्लड के फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, और इसमें जो हम चीज़ें खाते हैं वो हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट तक पहुंचती है, और इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे टिश्यू के लिए, हमारे हर एक सेल के लिए। वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। गैसेज ट्रांसपोर्ट भी इसका अहम काम होता है, और बॉडी के पीएच को मेनटेन रखने में ब्लड का काम होता है। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया या इसके अलावा बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ब्लड का अहम काम होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करता है। ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड की कंपोजिशन जो है 55% जो है नॉन सेलुलर पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और 45% जो है सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम सेलुलर पार्ट भी कहते हैं, और ये ब्लड सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अभी हम ब्लड की सेडिमेंटेशन करेंगे, तो अगर ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे लेबॉर्ट्री में तो ब्लड दो बुनियादी हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जो सबसे टॉप फ्लो पर होगा येलो कलर जिसका होगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो सबसे बेस पे मौजूद होते हैं जो क्लोड बन जाता है, एक किस्म का सेल जो है बैठ जाते हैं,
उसे हम बेसिकली ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। और इस दौरान सफ़ेद सफ़ेद सेल जो है वो भी नज़र आते हैं जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ब्लड जो है, ब्लड में प्लाज्मा मौजूद होता है और इस प्लाज्मा का कलर येलो कलर होता है। और ये जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में फिर वाइट ब्लड सेल भी नज़र आते हैं, रेड ब्लड सेल भी नज़र आते हैं और प्लेटिलेट भी नज़र आते हैं। अब रेड ब्लड सेल हो गया और वाइट ब्लड सेल हो गया और प्लेटिलेट होगा, ये तमाम 45% जो ब्लड का हिस्सा है उसमें आता है। लेकिन जो लिक्विड हिस्सा होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं वो 55% टोटल ब्लड का वॉल्यूम पर मुश्तमिल होता है। अब जैसे कि नॉन सेलुलर पार्ट है, तो नॉन सेलुलर पार्ट जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं उसमें बेसिकली ये लिक्विड पार्ट होता है और 90% ये जो है लिक्विड पर मुश्तमिल होता है। 90% लिक्विड से मुराद होता है कि वाटर लाइक सब्सटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। येलो कलर होता है इसका और pH 7.4 होती है। 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम जो वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है और इसमें 91 से लेकर 92 जो है लिक्विड पार्ट होते हैं जो कि मोस्टली वाटर होता है। और इसमें जो सोल्यूट होते हैं जो कि कम मिकदार में होते हैं, 8 से लेकर 9% पर जो है सोल्यूट होते हैं। बाकी जो है 91 से लेकर 92% सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है जिसे हम वाटर भी कहते हैं। अब इस सोल्यूट में 8% से लेकर 9% प्रोटीन में एल्बुमिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, फिब्रिनोजीन, प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, अमोनिया, अमोनियम, क्रेटिनिन। इस तरह ये ब्लड केमिस्ट्री मौजूद होती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, इसके अलावा क्लोरीन, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके अलावा आयरन मौजूद होता है। एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स, बिलिरुबिन भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, ये चीज़ें भी प्लाज्मा के अंदर ही फ्लोट करते हैं, प्लाज्मा के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब सॉलिड पार्ट की बात करेंगे जो कि 45% ब्लड का हिस्सा होता है। तो सॉलिड में बेसिकली रेड ब्लड सेल होते हैं जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और मेल में 5 से लेकर 5.5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड जो है ये ब्लड का हिस्सा होता है, मेल में पाए जाते हैं। और फीमेल में जो है 4.5 से लेकर 5.0 मिलियंस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 4.5 से लेकर 5 मिलियंस जो है ब्लड मौजूद होते हैं 1 माइक्रोलीटर में। अब रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और 2 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है और 7.5 माइक्रोमीटर्स जो है इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा ये बाई कनकेव भी होते हैं, कनकेव शेप की भी होती है और इनके अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता जिसे हम नॉन न्यूक्लिएटेड कहते हैं। एरिथ्रोसाइट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एरिथ्रोसाइट जो है जिसे हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, इसका स्पेरिकल शेप होता है, बाइकनकेव डिस्क शेप की तरह होते हैं और 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है और 2.0 माइक्रोमीटर जो है ये थिक होते हैं और 1.0 माइक्रोमीटर जो है सेंटर में थिक होता है, यानी कि इसका जो सेंटर पार्ट है वो 1.0 माइक्रोमीटर जो है चौड़ा होता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है वो 4 आयरन के साथ, एक HB मॉलिक्यूल 4 आयरन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो 120 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है और उसके बाद जो है रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के जो सेल होते हैं स्प्लीन में, वहाँ पर जाके उसके ज़रिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाते हैं, यानी कि जो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के सेल होते हैं वो इस रेड ब्लड सेल को स्प्लीन के अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं, उसकी जो है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद नए सेल बन जाते हैं। अब जब इसमें जैसे कि पहले आपको बताया मेल और फीमेल में डिफरेंट रेंज होती है, अगर उससे नॉर्मल वैल्यू से रेड ब्लड सेल की वैल्यू कम हो गई तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं और अगर इसकी कंडीशन यानी कि उसकी मिकदार बढ़ गई तो उसे हम पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। फंक्शन की बात करें एरिथ्रोसाइट का डिफरेंट फंक्शन होता है, ये गैसेस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन में इसका अहम काम होता है, ये ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा इसमें जो आयनिक बैलेंस होता है बॉडी फ्लूइड्स का उसको भी मेंटेन रखता है, यानी कि ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट का जो सॉल्ट एक्सचेंज, वाटर और साल्ट एक्सचेंज में भी एरिथ्रोसाइट का अहम काम होता है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो है वाइट ब्लड सेल होते हैं जिसे हम WBC भी कहते हैं और ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये भी 45% ऑफ जो ब्लड का टोटल 100% में से 45% जो है जिसे हम सेल कहते हैं, ब्लड सेल कहते हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल भी आते हैं और रेड ब्लड सेल भी आते हैं। ल्यूकोसाइट की बात करें तो इसे वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, WBC भी कहते हैं और ये रेड बोन मैरो में बनता है, स्पेरिकल शेप होते हैं इसका और ये न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं और इसका साइज़ जो है रेड ब्लड सेल से बिगर होता है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और जो है माइक्रोस्कोप में ये वाइट कलर
इसका नज़र आता है। उसकी वजह ये होती है कि इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। और जो आरबीसी का कलर रेड नज़र आता है, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसमें हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। नॉर्मल वैल्यू जो है 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है, लेकिन डिफरेंट रेंजेस आती है इंटरनेशनल सतह पर। अब अगर डब्ल्यूबीसी की मिकदार कम होगी तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहेंगे, और डब्ल्यूबीसी की मिकदार अगर ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। अब डब्ल्यूबीसी की भी फर्दर टाइप्स है। डब्ल्यूबीसी को दो बुनियादी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं और दूसरे को हम ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट में वो सेल आते हैं कि जिसके सरफेस के ऊपर जिसके साइटोप्लाज्म के ऊपर ग्रेनुल्स नहीं होते, यानी कि धब्बेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। और ऐसे 3 किस्म के सेल होते हैं। एक का नाम न्यूट्रोफिल्स है, दूसरे का नाम एजिनोफिल्स है और तीसरे का नाम बेसोफिल्स है। ए ग्रेनुलोसाइट में वो सेल मौजूद होते हैं डब्ल्यूबीसी के कि जिसके साइटोप्लाज्म के ऊपर जो है ग्रेनुल्स मौजूद नहीं होते, जबकि ग्रेनुलोसाइट में मौजूद होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट पे मोनोसाइट आते हैं और लिम्फोसाइट आते हैं। नाउ अब इस फिगर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ल्यूकोसाइट के दो बुनियादी टाइप है। एक को हम ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, दूसरे को हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। अब जो ए ग्रेनुलोसाइट है उसके सेल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ग्रेनुल्स मौजूद नहीं है, और इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट 20 से लेकर 25% नॉर्मल रेंज है इसकी, मोनोसाइट 3 से लेकर 8% इसकी नॉर्मल रेंज है। और ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुलर कास्ट मौजूद है, जिसके साइटोप्लाज्म के ऊपर ग्रेनुल्स मौजूद है, इसमें बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल और एजिनोफिल्स आते हैं। बेसोफिल की नॉर्मल मिकदार 5 से 1% होती है। न्यूट्रोफिल्स जो है 60 to 70% नॉर्मल रेंज होती है। एजिनोफिल्स जो है 2 से 4% रेंज होती है। अब लिम्फोसाइट में मजीद 3 डिफरेंट सेल आते हैं। एक का नाम होते हैं टी सेल, दूसरे का नाम बी सेल होते हैं। टी सेल को हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, बी सेल को हम बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट इस वजह से कहते हैं कि ये थाइमस में मैच्योर होते हैं, और बी सेल इस वजह से कहते हैं कि ये बोन मैरो में मैच्योर होता है। और एक होते हैं एन के सेल, जिसे हम नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। ना अब इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। न्यूट्रोफिल्स जो है ये भी ग्रेनुलर कास्ट होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म के ऊपर ग्रेनुल्स मौजूद होते हैं, जिसे ग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं। और ये बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसकी न्यूक्लियस जो है मल्टी सेगमेंटेड होते हैं, और माइक्रोस्कोप में इसका कलर पर्पल कलर आता है। इसमें ग्रेनुल्स भी मौजूद होते हैं और डिफरेंट कलर्स के इसमें स्पेशली पिंक कलर्स के ग्रेनुल्स में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म जो ग्रेनुल से भरा होता है। नॉर्मल वैल्यूज़ 50 से लेकर 70% इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, और इसका अहम काम जो है ये फेगोसाइटोसिस के तौर पे काम करता है। ये जो एंटीजन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देता है, और हमारी बॉडी को जो है इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बूस्ट करता है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, जैसे कि डेब्रिस फॉर्मेशन वगैरह हो गया, उसको भी रिमूव करता है। सेकंड जो एजिनोफिल्स हैं, एजिनोफिल्स ये भी ग्रेनुलोसाइट है, और इसकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होती है। और न्यूक्लियस जो है बाइलोब्ड होते हैं, इसके अंदर यानी कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और पर्पल कलर से आपको इसके न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। साइटोप्लाज्म जो है ग्रेनुलर होता है, इसमें ग्रेनुल्स मौजूद होते हैं, और ग्रेनुल्स जो है ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स से जो है ज़्यादा होते हैं, और इसका कलर भी पिंकिश होता है। नॉर्मल वैल्यू जो है 2 से लेकर 4 होते हैं, और इसका फंक्शन एलर्जिक टेंडेंसी में होती है, यानी कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में एजिनोफिल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। 2 से लेकर 4% से अगर वैल्यू बढ़ी हुई हो तो इसका मतलब कि बॉडी में कोई ना कोई एनाफाइलेक्सिस या एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। एजिनोफिल्स के बारे में ये माना जाता है कि ये हमारी बॉडी को जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पैरासाइट वगैरह, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, उसको भी कंट्रोल करना एजिनोफिल की जिम्मेदारी होती है। बेसोफिल भी बेसिकली ग्रेनुलोसाइट है, और इसकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो स्लाइटली नोचित होती है, यानी कि न्यूक्लियस में लोब्स वगैरह पर मुश्तमिल नहीं होती, एक ही न्यूक्लियस पाई जाती है। और साइटोप्लाज्म इसका ग्रेनुल्स मुश्तमिल होते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि ग्रेनुलोसाइट ही है। इसके अलावा ग्रेनुल्स जो हैं वो लार्जर होंगे बेसोफिलिक के मुकाबले में, जैसे कि एजिनोफिलिक होंगे और बेसोफिलिक वगैरह होंगे, इसके ग्रेनुल्स जो है लार्जर होंगे। और नॉर्मल वैल्यू जो है 0 से लेकर 1% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और ये भी एलर्जिक टेंडेंसी में भी इसका अहम काम होता है। अब हम ए ग्रेनुलोसाइट की डिस्कस करेंगे। ए ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी के वो टाइप्स है कि जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स मौजूद नहीं होते, और इसमें बेसिकली मोनोसाइट हैं और लिम्फोसाइट हैं, और ये 25 से लेकर 50% के तमाम ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं, यानी कि एक ग्रेनुलोसाइट बॉडी में इसकी मिकदार ज़्यादा होती है ब्लड सेल में, वाइट ब्लड सेल में। अब मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोनोसाइट है। मोनोसाइट में इनलार्ज न्यूक्लियस होता है, और रेड बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है,
और इसके सेल में जो है ग्रेनूल्स नहीं होते, ग्रेनूल्स नज़र नहीं आते, और किडनी शेप का इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, पर्पल कलर होता है उसका, और नॉर्मल वैल्यू जो है 4 से लेकर 8% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और इसका बुनियादी काम जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस के तौर पे काम करते हैं। अब लिम्फोसाइट को डिस्कस करेंगे। लिम्फोसाइट जो है ये लार्ज न्यूक्लियाई इसमें मौजूद होते हैं, और जो है इसके 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। को हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, जिसे हम कॉमनली टी सेल भी कहते हैं, और बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे हम बी सेल भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है, और इसके अलावा जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि लिम्फ नोड, स्प्लीन, इसमें भी ये मौजूद होते हैं। इसकी फॉर्मेशन जो है लिम्फेटिक टिश्यूज़ में होती है। अब टी जो है, टी लिम्फोसाइट, वो इस लिम्फ नोड में भी बनता है, और इसकी मैचूरेशन जो है थाइमस में होता है, इस वजह से हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो बी सेल है, बी बेसिकली वो बोन मैरो में इसकी मैचूरेशन होती है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म एक ग्रेनुलर होता है, और इसके अलावा न्यूक्लियस जो है राउंड और पर्पल शेप का होता है, और ये बेसिकली जो एंटीजीन्स वगैरह होते हैं उसको ख़त्म करते हैं, और बॉडी में एंटीबॉडीज़, गेम्ड के नाम से याद रखें, GAMED, गेम्ड, IgG, IgE, IgA, IgM, IgD, ये 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना बी लिम्फोसाइट का काम होता है। नाउ यू कैन सी द फिगर ऑफ लिम्फोसाइट। अभी हम प्लेटिलेट्स की बात करेंगे। प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटिलेट्स जो है ये हमारे मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं। मेगाकैरियोसाइट इमेच्योर सेल होते हैं, उससे जाके प्लेटिलेट बन जाते हैं, और इसका शेप जो स्फेरिकल होते हैं, ओवल शेप भी होते हैं, और रोड और कोमा शेप की तरह भी होते हैं। प्लेटिलेट जो है इसकी लाइफ स्पेन 8 से लेकर 11 दिन के बाद ये प्लेटिलेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर नए प्लेटिलेट बनते हैं। और इसकी डायमीटर की बात करें तो 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं होता, और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है डिफरेंट होते हैं। इंटरनेशनल बुक्स में इसकी वैल्यू डिफरेंट है। 1,50,000 से लेकर 4 लाख माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इसकी मिकदार डिक्रीज़ हो गई तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैसा डिसऑर्डर होता है कि जिसमें प्लेटलेट की मिकदार कम हो जाती है, स्पेशली मलेरिया हो गया और डेंगू फीवर में इसकी मिकदार कम हो जाती है। और अगर इसकी मिकदार बढ़ जाएगी तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ये हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, और इसके अलावा जो वास्कुलर लाइनिंग होती है, अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गया उसको भी मेंटेन रखता है। और इसके अलावा नॉर्मल क्लोटिंग टाइम, जो हेल्थी क्लोटिंग टाइम होता है प्लेटिलेट जो टाइम लेते हैं, वो 2 से लेकर 6 मिनट्स जो है नॉर्मल हेल्थी टाइम होता है प्लेटिलेट का। नाउ यू कैन सी द फिगर ऑफ थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट की फिगर है जो कलेजी कलर से हिंट के ज़रिए इशारा किया गया है। इसमें जो स्मॉल नज़र आ रहा है आपको, ये थ्रोम्बोसाइट है। नाउ अभी हम क्लॉटिंग फैक्टर की बात करेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स के अलावा कुछ ऐसे भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं। उसमें फेब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, टिश्यू फैक्टर है, कैल्शियम है, और इसके अलावा लेबाइल फैक्टर है जैसे कि AC ग्लोबुलिन, इसके अलावा प्रोएसिलेरिन, इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेबल फैक्टर है जैसे एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए, इसके अलावा क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर PTAB से हम कहते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, इसको याद रखें। ये तमाम क्लॉटिंग फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसमें स्पेशली स्टेबलाइजिंग फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 शामिल है। ये भी ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटिलेट के बाद जो क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं वो ये तमाम फैक्टर होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। अब 8 पैरामीटर सेल काउंटर्स होते हैं। जो हम CBC की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें WBC आते हैं, RBC आते हैं, HB आते हैं, HCT आते हैं, MCV आता है, MCH आते हैं, MCHC आता है, और इसके अलावा RDW आता है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। WBC वाइट ब्लड सेल कहते हैं, RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, HB का मतलब होता है हेमोग्लोबिन, HCT का मतलब होता है हेमेटोक्रेट, इसके अलावा MCV का मतलब होता है मेन सेल वॉल्यूम, जो सेल का एवरेज वॉल्यूम होता है। MCHC का मतलब होता है मेन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। मेन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है, यानी कि एक सेल में कितना हेमोग्लोबिन होता है। मेन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से मुराद ये होता है कि एक सेल में कितना हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। और रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट, कि रेड ब्लड सेल की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसे हम RDW कहते हैं।
नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो हेमाटोक्रेट की नॉर्मल वैल्यू 40 टू 54% है। हेमोग्लोबिन जो है 13.5 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन इसी के दरमियानी मेल में कभी होते हैं और फीमेल कभी होते हैं। रेड ब्लड सेल जो है 4.6 से लेकर 6.3 पर माइक्रोलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। वाइट ब्लड सेल जो है 4.5 से लेकर 11,000 तक जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है पर माइक्रोलीटर। प्लेटिलेट जो है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 सेल पर माइक्रोलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। एमसीवी की बात करें तो एमसीवी जो है 80 से लेकर 100 फेमेटोलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और इसके अलावा एमसीएच की बात करें तो 27 से लेकर 31 जो है 31 जो है इसकी पीटोग्राम जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा MCHC की नॉर्मल रेंज की बात करें तो 32 से लेकर 36% इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और इसके अलावा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट की बात करें तो 11.6 से लेकर 40.6% इसकी नॉर्मल रेंज होती है। रेटिकुलोसाइट काउंट की बात करें तो 0.5 से लेकर 2.5 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो ना तमाम नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आते हैं उसके हर एक मशीन के नॉर्मल रेंज होती है, तो वो रेंज उस टेस्ट में मेंशन किए होते हैं। इसमें स्पेशली MCV है। MCV जो मेन सेल वॉल्यूम होते हैं उसकी मकदार को हमने देखना होता है, क्योंकि अगर वो ड्रॉप हो चुकी होती है तो इसका मतलब कि जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो थैलेसीमिया की तरफ जा रहा है। नाउ अभी हम प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मल रेंज की बात करेंगे। एल्बुमिन जो है इसकी 60% ये हमारे ब्लड में मौजूद होता है, और इसकी जो सिंथेसिस है, ओरिजिन है, लीवर में इसकी फॉर्मेशन होती है, और ये जो कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उसको मेंटेन रखते हैं। अगर एल्बुमिन हमारे ब्लड में ना हुआ तो ब्लड की दोबारा जो क्योंकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए ब्लड के अंदर जो है हमारे टिश्यू के अंदर फैल जाते हैं, उसको दोबारा फिर एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्ब करने की वजह एल्बुमिन होती है, क्योंकि एल्बुमिन जो है वो लार्जर होते हैं, और वो जो एंडोथेलियल सेल होते हैं उसके ज़रिए स्किप नहीं हो सकते, और बॉडी को एडीमा से बचाना एल्बुमिन का अहम काम होता है। ग्लोबुलिन है, अल्फ़ा ग्लोबुलिन है, इसके अलावा बीटा ग्लोबुलिन है, गैमा ग्लोबुलिन है, और फिब्रिनोजिन है। तो ग्लोबुलिन में से जैसे कि अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गैमा ग्लोबुलिन ये 36% हमारे ब्लड के सीरम में मौजूद होते हैं। और इसमें अल्फ़ा ग्लोबुलिन ये भी लीवर के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, और ये जो लिपिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में इसका अहम काम होता है। बीटा ग्लोबुलिन लीवर में बनता है, और ये भी जो है लिपिड और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करता है। जो गामा ग्लोबुलिन है ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ में इसकी ओरिजिन होती है, लिम्फेटिक टिश्यूज़ में बनता है, और ये जो एंटीबॉडी होता है उस एंटीबॉडी के बनने में भी इसका अहम काम होता है। फिब्रिनोजिन 4% बनता है, और ये भी लीवर में बनता है, और ये ब्लड को क्लॉट करने में इसका अहम काम होता है। अब ये ग्लॉसरी, इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी इसके रिलेटेड जो है बेसिक यूज आती है एग्जाम में। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, नए ब्लड वेसल्स का बनना या उसको ठीक करना, ये जो पहले से ख़राब हो चुका हो उसको ठीक करना एंजियोजेनेसिस करता है। ये हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। इसके अलावा एंजियोजेनेसिस जो है एबनॉर्मल भी हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी ये ब्लड वेसल जो बन जाते हैं। एप्लेजिया की बात करें तो लेक ऑफ सेलुलर डेवलपमेंट। एप्लेजिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बोन मेरो में बेसिकली ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होती। बैंड सेल की बात करें तो ये इमेच्योर न्यूट्रोफिल सेल को हम बैंड सेल कहते हैं। ब्लास्ट सेल की बात करें तो ये प्रीमेटिव WBC होती है, जिसे इमेच्योर WBC भी कहते हैं। स्पेशली ब्लड कैंसर में WBC ब्लास्ट सेल की शक्ल में आते हैं। इसके अलावा डिफरेंटेशन की बात करें तो डिफरेंटेशन का मतलब होता है कि ब्लड का डेवलपमेंट हो जाना और उसके डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड करना जो है ये डिफरेंटेशन कहलाती है। डिस्प्लेजिया की बात करें तो डिस्प्लेजिया ब्लड सेल का जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है उसे हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। एरिथ्रोइड का मतलब ये होता है कि एरिथ्रोइड हम उस सेल को इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूचर में मेच्योर RBC बन जाती है। एरिथ्रोपोइसिस जो है रेड ब्लड सेल के बनने की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन जो ये एक स्पेशल हार्मोन्स होता है, और इसका काम जो ये किडनी के अंदर मौजूद होता है, और जब तक एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट नहीं होगा एरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। हेमेटोक्रेट की बात करें तो परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम कंसिस्टिंग ऑफ RBC के अंदर जो ब्लड यानी कि टोटल ब्लड जिसमें RBC मौजूद होता है उसकी परसेंटेज की हम बात करें तो उसे हम हेमेटोक्रेट कहते हैं। इसके अलावा हेमेटोपोइसिस कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें तमाम बॉडी के जो सेल होते हैं उसकी मैच्योरेशन होती है, उसकी फॉर्मेशन होती है। इस अमल को हेमेटोपोइसिस कहते हैं।
हीमोग्लोबिन जो ये रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है और इसमें ये एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है और जिसके साथ 4 आयरन मौजूद होते हैं और ये आरबीसी का एक स्केलेटन भी है। हीमोलिसिस की बात करें तो हीमोलिसिस आरबीसी की ब्रेक डाउन को कहते हैं। जब आरबीसी टूटते हैं इस अमल को हीमोलिसिस कहते हैं। इसके अलावा हीमोसिड्रिन जो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो उससे बेसिकली हीमोसिड्रिन बनता है। हीमोस्टेसिस जो है ब्लड क्लॉट मैकेनिज्म को कहते हैं, यानी कि जब ब्लड क्लॉट हो जाए उस अमल को हीमोस्टेसिस कहते हैं। हिस्टोसाइट जो ये सेल होते हैं जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं और इसका काम जो होता है फेगोसाइटोसिस के तौर पे काम करता है और ये भी बेसिकली रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का सेल होता है जिसे हम हिस्टोसाइट कहते हैं। हाइपरप्लेजिया की बात करें तो एबनॉर्मली इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल सेल, जब नॉर्मल सेल की प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, उसे हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट मौजूद होती है, जिसमें लिम्फोसाइट पेनिट्रेट कर सकता है। माइलोइड की बात करें तो माइलोइड जो है ये नॉन लिम्फॉइड ब्लड सेल होते हैं। जब नॉन लिम्फॉइड ब्लड सेल जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं और इसके अलावा वो डब्ल्यूबीसी में आके आरबीसी में आके जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह में अंदर चले जाते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, आरबीसी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, एजिनोफिल्स और बेसोफिल और मास्ट सेल को, इस अमल को माइलोइड कहते हैं। माइलोपोसिस जो है मैचुरेशन ऑफ सेल, जो माइलोइड स्टेम सेल से जो सेल बनता है जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल, बेसोफिल्स, ये सेल जो है न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल, इस अमल जब ये बनते हैं इस अमल को माइलोपोसिस कहते हैं। नॉर्मोक्रोमिक की बात करें, जब आरबीसी का कलर और आरबीसी का शेप, आरबीसी का साइज़ और उसमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो, उसे हम नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं और जब उसका साइज़ नॉर्मल होता है उसे हम नॉर्मोसाइटिक कहते हैं। इसके अलावा पेनसाइटोपिनिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें डब्ल्यूबीसी की मिकदार, आरबीसी की मिकदार और प्लेटलेट की मिकदार डिक्रीज़ हो जाती है या एबनॉर्मल हो जाती है। फेगोसाइटोसिस की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो बैक्टीरिया और वेस्ट वगैरह होते हैं उसको किल किया जाता है, इस अमल को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। पोकिलोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि आरबीसी की शेप में जब चेंजेस आ जाती है, इस अमल को हम पोकिलोसाइटोसिस कहते हैं। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया का मतलब ये होता है कि जब रेड ब्लड सेल की मिकदार बढ़ जाती है। रेटिकुलोसाइट्स का मतलब ये होता है कि ये जब इमेच्योर ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, 1% टोटल सर्कुलेटिंग ब्लड में मौजूद होते हैं, उसे हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं और ये हमारे रेड ब्लड्स जो हमारे बोन मेरो होते हैं उस बोन मेरो के अंदर पाए जाते हैं और ये बेसिकली सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं माइलोइड स्टेम सेल और दूसरा होते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलोइड से न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स बनता है और लिम्फोइड से मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट बनता है। जैसे कि पहले बताया कि बोन मेरो होते हैं, बोन मेरो जो है इसमें हेमाटोपोइसिस का अमल बनता है जिसे हम बोन सेल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें रेड बोन मेरो होते हैं और एक जो होते हैं वाइट बोन मेरो होते हैं। मेरो जो होता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का और 4 से 5% बॉडी वेट जो है वो बोन मेरो के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब बोन मेरो में स्टेम सेल होते हैं जिसे हम प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। वो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जो है 2 सेल में डिवाइड होते हैं, एक को हम माइलोइड स्टेम सेल कहते हैं और दूसरे को हम लिम्फोइड स्टेम सेल कहते हैं। माइलोइड स्टेम सेल से बेसिकली लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इसके अलावा मेगाकेरोसाइट्स, प्लेटलेट, ये तमाम सेल जो है माइलोइड स्टेम सेल से बनते हैं और लिम्फोइड स्टेम सेल से मोनोसाइट्स और इसके अलावा लिम्फोसाइट बनते हैं। फिर लिम्फोसाइट में 2 सेल होते हैं, एक 2 सेल मिलकर बनते हैं लिम्फोसाइट से मजीद। उसमें 2 सेल में एक बी लिम्फोसाइट होता है जिसे हम बी सेल भी कहते हैं या बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं और एक टी लिम्फोसाइट होता है जिसे हम टी सेल भी कहते हैं और टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं और प्लाज्मा से मिलकर एंटीबॉडीज़ बनती है और टी सेल जो होते हैं वो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसके तौर पर काम करता है। तो ये वही सारी बातें जो मैंने आपको बताएं और ये मुख्तलिफ प्रोलिफरेशन से एक माइलोइड स्टेम सेल है, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल बोन मेरो के अंदर 2 सेल में डिवाइड होता है, एक माइलोइड स्टेम सेल है, दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल है। माइलोइड स्टेम सेल जो है मज़ीद जो है 5 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एक मेगाकैरियोब्लास्ट है जिससे मेगाकैरियोसाइट बनते हैं और मेगाकैरियोसाइट मिलकर थ्रोम्बोसाइट बनाता है जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं। इसके अलावा माइलोब्लास्ट से जो है न्यूट्रोफिल्स बनता है। मोनोब्लास्ट इमेच्योर जो है मोनोसाइट को कहते हैं। इसके अलावा माइलोब्लास्ट इमेच्योर एजिनोफिल्स को कहते हैं और
माइलोब्लास्ट जो है, माइलोब्लास्ट से बेजोफिल्स भी बनता है। इस तरह ये डिफरेंट सेल होते हैं, इस अमल को हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। ना इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये डिफरेंट सेल है, जैसे कि रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट, बी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसके अलावा एजिनोफिल्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।